जून 2024 के लिए अगर आप लोग पेड बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए बिल्कुल लाइव क्लासेस प्लस एनटीए की जो अपडेटेड पैटर्न होगा, सिलेबस होगा, उसके साथ में लेके आऊंगी। साथ ही साथ पुरानी सारी रिकॉर्डिंग क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। पर्सनलाइज्ड कोर्स हो गया, मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को पता ही है, तो बिल्कुल उसी तरीके से कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 आप लोगों के लिए लेके आऊंगी, जिसमें आपकी सारी की सारी जो है वो सब्जेक्ट्स अवेलेबल होने वाले हैं। रचना मैम एजुकेशन लेके आएंगे, पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रीति मैम है, कंप्यूटर साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ये सभी के सभी सब्जेक्ट्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होने वाले हैं। कैसे लेना है, जाना है आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर। प्राइस क्या है, अभी की प्राइस सबसे नॉमिनल प्राइस है, कोड लगाना नहीं भूलेंगे, ये कोड आप लोगों को लगाना है। अगले 7 दिन के लिए आपके पास में एक्सेस है, 18 तारीख से आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। अब फाइनली क्वेश्चंस के साथ में शुरू करती हूँ। आपको क्या क्या क्वेश्चंस कर लो। शोध गंगा की अगर मैं बात करूं तो ये आप लोगों की थीसिस और डिसर्टेशन, यहां से आपकी सारी की सारी चीजें मिल जाती है। हमारे देश के अंदर जितनी भी यूजीसी के अंडर आने वाली यूनिवर्सिटीज हैं और जितने भी आप लोगों के रिसर्च वर्क है, जो भी आपके थीसिस है, जो भी आपके डिसर्टेशंस है, उन सबको कलेक्ट करके इनका एक रिपोजिटरी बनाया हुआ है और इसे कहाँ सेव किया गया है, शोध गंगा पे सेव किया गया है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोफेसर, किसी भी स्कॉलर का थीसिस या डिसर्टेशन जो यूजीसी ने एफिलेट कर दिया है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये किसने सेट किया था, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क ने अगेन सेटअप किया था। ये जो आपका ओपन सोर्स डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी स्पेस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, यहां से मैंने अभी तक क्वेश्चन देखा नहीं है तो याद रख लीजिएगा, जो कि आपके एमआईटी के पार्टनरशिप में हमने बनाया था। एमआईटी क्या है, वही वाला एमआईटी है ये, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ आपका टेक्नोलॉजी। डी स्पेस जो है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रोटोकॉल्स और इंटरऑपरेबिलिटी स्टैंडर्ड्स पर काम करता है। देखो ये सारी चीजें तो आपने हमेशा पढ़ी होगी, अब क्योंकि यहाँ पर आईसीटी का बहुत ज्यादा रिलेवेंस आ रहा है तो थोड़ा सा मैं आपको वहां पर लेके जाती हूँ। इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी का क्या मतलब होता है, अगर आपसे कभी एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा, ठीक है, ये एक नई चीज है जो सिखाने जा रही हूँ, ध्यान से समझना। देखो हमेशा याद रखना, आपने ये नोटिस किया होगा ना, बार बार आपको बोलता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म है, इसका प्लेटफॉर्म है ना। अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आईसीटी के अंदर देखो कैसे पेक्युलैरिटी क्वेश्चंस की बढ़ाई जाती है। आपसे एक बार पूछा गया कि आप हमें ये बताइएगा कि ये जो प्लेटफॉर्म है इसका मतलब क्या होता है। अगर मान लो आपसे मैं कभी ये पूछूं कि प्लेटफॉर्म क्या होता है, जैसे आप लोगों को अगर याद हो तो आपसे एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जीआईएफ है, पीडीएफ है, ये जो है ये आप लोगों की एक प्लेटफॉर्म पे रन होती है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन होती है कि नहीं होती है, इस टाइप का सवाल आपसे एक बार पूछा गया था ना। इसका क्या टर्म था, किसी को याद है क्या वो टर्म? आपसे पूछा जाता है ना कि आपके लिए जो पीडीएफ है ये किस टाइप का फॉर्मेट है, ठीक है, और ये जो है जेनेरिक है कि नहीं है। वर्ड याद आ रहा है कि जेनेरिक, इस टाइप का क्वेश्चन एक आप लोगों के एग्जाम में बना था। कितने बच्चे प्रीवियस ईयर सबसे सॉल्व किया है? जेनेरिक कौन सा फाइल फॉर्मेट होता है, कौन सा फाइल फॉर्मेट जेनेरिक नहीं होता है, ऐसे सवाल आया था ना एक बार, वो यहीं से है। देखो उसका कनेक्शन यहीं से है। अब आप सोच के देखिएगा, प्लेटफॉर्म जो होता है वो किसी भी एक सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो कि आपके पास, आपको चलना है, आपको चलना है, आप कैसे चलोगे जब तक आपके पास में कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा। आपको परफॉर्म करना है, आपके पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा, तो मेटाफोरली भी और प्रैक्टिकली भी प्लेटफॉर्म वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लेटफॉर्म नहीं है तो जो काम करा जाना है वो नहीं हो पाएगा। किसी भी एक सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज करना चाहते हो, वो सॉफ्टवेयर रन करना चाहता है, तो उसके लिए प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंप्यूटर की भाषा में ये प्लेटफॉर्म क्या होता है मैम? प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और प्लेटफॉर्म का मतलब होता है उसकी हार्डवेयर की जो भी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो चीज। जैसे आप सभी लोगों से एग्जाम में पूछा गया था कि बताइए जी जो पीडीएफ है वो जेनेरिक है कि जेनेरिक नहीं है, आपसे ये पूछा गया था ना। इसका मतलब ये है कि एक प्लेटफॉर्म पे रन हो रही है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी रन होती है। मतलब आपको अलग से कोई दूसरा सॉफ्टवेयर या किसी रन करने के लिए कोई दूसरा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हर जगह जो है ये फॉर्मेट में आप फाइल देखो तो खुल जाएगी, समझ रहे हो? तो ये क्या है, जेनेरिक है। क्यों? इसके लिए आपको दूसरा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं किसी चीज को बोलती हूँ कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करते ही या हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करते ही आपका वो सॉफ्टवेयर रन नहीं होगा। इसके लिए हमने एक वर्ड ढूंढा, इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। मैं
आम भाषा में बता रही हूँ ये। अगर मैं कंप्यूटर साइंस वाली क्लास में बताऊंगी आपको ये तो थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी और अलग तरीके से समझाऊंगी, बट आम भाषा में, आईसीटी की भाषा में मैम ये इंटरऑपरेबिलिटी वर्ड हमसे बहुत पूछा जाता है। क्या मतलब है इसका इंटरऑपरेबिलिटी का? ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकती है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप इसको लेके जा सकते हो बिना इसके अंदर कोई चेंज किए। इंटरऑपरेबिलिटी, इंटर मतलब दो या दो से ज्यादा, और ऑपरेबिलिटी मतलब ऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल पर्याप्त, एबल। समझ रहे हैं? हिंदी अनुवाद भी अगर हम इसका करें तो इंटर मतलब दो या दो से ज्यादा, ऑपरेबिलिटी मतलब कि ऑपरेशन करने के लिए एबल होना। तो ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप लोगों के लिए ऑपरेबल होता है, ये बहुत जरूरी है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जैसे कि आप लोगों के पास में कोई जिप फोल्डर मैं भेज दूं, अगर आपके पास में WinRAR नहीं है तो आप उसे ओपन ही नहीं कर पाओगे, जिप फोल्डर ओपन नहीं होगा। और अगर आपके पास में 7-zip या कोई और तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि अनजिप करता है किसी एक फोल्डर को, आप फोल्डर को अनजिप करके देखोगे और वो WinRAR के फॉर्म में ही अगर आप लोगों के लिए जिप किया गया है तो आपके पास में अलग अलग फॉर्मेट में खुलेगा, है ना। इस तरीके से कुछ लेटर्स बने हुए आएंगे। अगर आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड के अंदर आपने हिंदी टाइपिंग नहीं कर रखी है, सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप लोगों को मैं अगर हिंदी का कोई पेज भेजूंगी और वर्ड में खोलोगे तो इस तरीके से कहीं कहीं पर ब्लॉक बने हुए आते हैं, याद है क्या? हाँ, जो बच्चे 2x पे क्लास देखते हैं उनको लगता होगा कि लाइव क्लास कितनी स्लो चलती है। आई अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं भी 2x पे ही देखती हूँ। बट समझ में आया कि मैंने क्या बोला ये चीज? मैम यहाँ पर ना एक और टर्म आई है और ये टर्म आप अच्छे से समझते होंगे, आई होप। ये समझ में आ गया ना? एक बार थम्स अप करो अगर कभी MSO में कहीं ये वर्ड दिखेगा, प्लेटफॉर्म या इंटरऑपरेबिलिटी, तो कर आओगे। अब मेरे से एक बात बताना, यहाँ पर मैम आपने लिखा हुआ है आपका डिसर्टेशन और आपने लिखा हुआ है थीसिस। दोनों जो होते हैं उनमें डिफरेंस हमने कई बार पढ़ा है रिसर्च में। कोई मुझे जल्दी से रिवाइज करके बताएगा क्या कि क्या मतलब होता है दोनों का? जल्दी से बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? मैम देखिए, डिसर्टेशन जो होता है वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में जो आपने रिसर्च वर्क किया उसके दौरान जो आपने रिसर्च वर्क किया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एमटेक के दौरान जो काम किया है वो आपका डिसर्टेशन है। कोई भी प्रोजेक्ट है जिस पर आपने काम किया है इनिशियल फेजेस के अंदर, है ना। आपके मास्टर्स के दौरान, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान, और यहां से आपको कभी भी डॉक्टरेट डिग्री नहीं मिलती है इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर। अगर मैं बात करूं थीसिस क्या है, तो जो थीसिस होता है वो आपको मिलता है आपके PhD के दौरान, जो आपका पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री है। सही बात है मैम। ये जो आप लोगों की डॉक्टरेट डिग्री है, इसके बाद में हमारे देश में इसे कंप्लीट करने के बाद आपका क्या बनता है? आपको डॉक्टर आपके नाम के आगे लगाया जाता है एज अ प्रीफिक्स। सही है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझने, ये हम इंडिया के बेसिस पे देख रहे हैं। अगर यहीं पर मैं कंट्री चेंज कर दूंगी, मैं बोल दूंगी USA के अंदर कैसा होता है, तो उल्टा कर दोगे, ठीक है ना। डिसर्टेशन जो है वो आपके PhD के बाद आपको मिलता है और थीसिस आप लोग अपने मास्टर्स के दौरान लिख सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं किसी एक बच्चे के पास में मल्टीपल थीसिस हैं और सिर्फ एक ही डिसर्टेशन है, तो वो बच्चा कहाँ पे पढ़ा हुआ होगा? मैम वो बच्चा डेफिनेटली अमेरिका के अंदर पढ़ा हुआ होगा। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि एक बच्चे के पास में डॉक्टर डिग्री आ गई है, डॉक्टर उसके नाम के आगे लग गया है उसका थीसिस कंप्लीट होने के बाद, और उसके पास में मल्टीपल डिसर्टेशंस है, तो ये क्या है मैम? ये इंडिया के अंदर आप बोल रहे हो या यूरोप के अंदर आप बोल रहे हो। तो हम यूरोप के कल्चर को, या बेसिकली हम UK वाले कल्चर को फॉलो करते हैं। यूरोप ने UK वाले कल्चर को हम फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे देश में UK का ही राज रहा था। ठीक है जी, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओपन सोर्स क्या होता है ये मुझे आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है। अच्छा, OAIPMH, इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा, ओपन आर्काइव्स इनिशिएटिव प्रोटोकॉल फॉर मेटा डेटा हार्वेस्टिंग। ये बार बार आप लोगों से एग्जाम के अंदर वर्ड पूछा जाता है, मेटा डेटा, मेटा डेटा। तो पता है ना, डेटा अबाउट डेटा इज मेटा डेटा। नेक्स्ट देखिए, शोध गंगोत्री के ऊपर बात की मैंने, थीसिस के ऊपर बात करी है अभी तक, डिसर्टेशन के ऊपर बात करी है, अब आ गए हैं शोध गंगोत्री पर। वो था गंगा, ये है गंगोत्री। शोध गंगोत्री जो है वो एक आपके रिसर्च का जो प्रोग्रेस वाला फेज है, उसके दौरान आपने जितने भी PDFs बनाए हैं, जितने भी आप लोगों के सिनॉप्सिस बने हैं, सब के सब चीजें आपको कहाँ मिलेगी? शोध गंगोत्री। जैसे ही आपका UGC नेट एग्जाम क्वालिफाई होता है और आप जाना चाहते हो PhD के अंदर, तो आप सभी लोगों ने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, और उस दौरान जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, इंडिया बाहर कहीं भी, तो वो आपसे सिनॉप्सिस मांगते हैं।
ठीक है ना। वो आप लोगों से बोलेंगे कि आप हमको अभी का करंट स्नैपशॉट बताओ, आपने क्या किया है, आप क्या करना चाहते हो, किस बारे में आप आगे सोच रहे हो। ये रिसर्च पेपर नहीं है, ये सिनॉप्सिस है। वो अलग होता है, वो अलग होता है। आपको अपने बारे में बताना है कि आपने अभी तक क्या किया है, आप क्या करना चाहते हो, कौन से रिसर्च एरिया में आप इंटरेस्टेड हो। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलती है। तो जितने भी आपके सिनॉप्सिस होते हैं, जो कि आपके रिसर्च स्कॉलर्स बताते हैं कि हम क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें जो है ये आपकी यहाँ पर आपको मिलती है। जैसे आपको अगर डायरेक्शन चाहिए रिसर्च के अंदर, है ना, आपको ये जानना है कि आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, तो आप किस पे जाओगे, आप शोध गंगोत्री पे जाओगे। और आपको जाना चाहिए, जब आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद आपको यही चीज करनी है। ठीक है। अगर हम लोगों को डुप्लीकेशन अवॉइड करने हैं तो उसके लिए हम गंगोत्री पे जाके चेक कर सकते हैं कि यार मेरा जैसा काम कोई और तो नहीं कर रहा है। देन बात करूं तो ये जो गंगोत्री है आपकी शोध गंगोत्री, इसको हम एक्चुअली में जब इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, आपका सिनॉप्सिस वगैरह कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये जो सिनॉप्सिस है इसी के थ्रू थीसिस किसी बच्चे ने, स्कॉलर ने बनाया होगा, तो इसको किस पे रिलेट कर दिया जाता है, आपके शोध गंगा पे रिलेट कर दिया जाता है। ऑब्वियस सी बात है, सही है ना। आगे देखो, नेक्स्ट आता है आपका शोध सिंधु। गंगा हो गया, गंगोत्री हो गया, शोध सिंधु के ऊपर हम लोग थोड़ा बात करते हैं। ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बनाई थी। 3 जो आप लोगों की कंसोर्टिया है वहां से ये मिलके बना है। यूजीसी नेट का जो इन्फोनेट है, फिर इसके बाद में आपका जो एन लिस्ट है, और फिर आप लोगों के पास में इनडेस्ट जो है आप लोगों का ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का, AICTE का, वो इन तीनों ने मिलकर आपके शोध सिंधु को बनाया है। पीयर रिव्यूड जितने भी आपके जर्नल्स होते हैं, जितनी भी आप लोगों की बिब्लियोग्राफी साइटेशंस होते हैं, इनका जो फैक्चुअल डेटाबेस है वो डेटाबेस आपका शोध सिंधु है। अक्सर बच्चे को शोध गंगा में और शोध सिंधु में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। गंगोत्री तो सिंपल है, सिनॉप्सिस होते हैं मैम, इन प्रोग्रेस वाली रिसर्च की चीजें वहां रखी होती है। बट शोध सिंधु और आपके शोध गंगा में डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल है मैम। वो भी तो आपने यही बताया था कि डिसर्टेशन और थीसिस रखी जाती है, बिल्कुल है, ये अलग है। यहाँ पर पीयर रिव्यूड जर्नल्स आप लोगों के रखे हुए होते हैं। अब इससे क्या फायदा होता है, जैसे कि आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, हम लोग इम्पैक्ट फैक्टर पढ़ते हैं ना यूजीसी नेट रिसर्च एप्टीट्यूड वाले टॉपिक में ना, इम्पैक्ट फैक्टर है ना, H फैक्टर, G फैक्टर, I फैक्टर, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं। ये क्यों पढ़ते हैं, देखो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका रिसर्च में आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। मैटर क्या करता है कि आपने जो भी पेपर पब्लिश किया, आपने जो भी आर्टिकल पब्लिश किया, वो किसी ना किसी जर्नल में पब्लिश किया होगा, किसी ना किसी की ब्रांड के अंडर आपने उसे पब्लिश किया होगा। तो बहुत सारे लोग उसे रिव्यू करेंगे। पीयर रिव्यूड मतलब आसपास के लोग, डिस्कोर्स के लोग उसको रिव्यू करेंगे, उसको रीड करेंगे, उसको रेटिंग देंगे, उसको साइट करेंगे, मतलब वहां से कुछ ना कुछ उठा के अपने पेपर में लिखेंगे और फिर आपको रेफरेंस देंगे, जिससे आपका जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। जितना ज्यादा इम्पैक्ट फैक्टर होगा उतना अच्छा आपके रिसर्च पेपर की वैल्यू रहेगी। तो ये जो सारी की सारी पीयर रिव्यूड जर्नल्स होती है, ठीक है, ये जो पूरा का पूरा डेटाबेस है, ये आपके शोध सिंधु के अंदर लिखा रहता है। मैम आप बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, आप अपनी टीचिंग में 100% देते हैं, रियली मैम। फ्री में यूट्यूब पे कोई इतना डीप नहीं बताता है। जब मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो मैं अपने स्टूडेंट को 100% दूंगी। अरे बहुत ही बढ़िया बात है प्रज्ञा, बस इसीलिए हम भी मेहनत करते हैं कि आगे जाके जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो भी इतनी ही मेहनत से पढ़ाए, है ना, एक अच्छा कल्चर अपन इम्बाइब करें। तो यहाँ पर आप लोगों का ई जर्नल्स हो गया, ठीक है ना, उनका आर्काइव हो गया, पूरे की पूरी ई बुक्स हो गई, ये सबके सब कहाँ पर मिलते हैं आपको, ई शोध सिंधु पर। तो शोध गंगोत्री हो गया, गंगा हो गया, और आपका सिंधु हो गया। देन आता है शोध शुद्धि। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है शुद्धि। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में हमने ये शुद्धि वर्ड को कई बार पढ़ा है, क्योंकि हमारे पास में क्या आता है, प्लैगरिज्म बहुत ज्यादा आता है मैम, राइट। प्लैगरिज्म जैसी चीजें जो है वो हमारे पास में बहुत आती है ना। प्लैगरिज्म चीजें, प्लैगरिज्म मतलब चोरी चकाटी बहुत ज्यादा होती है मैम, इधर उधर से कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा चलता है। अब हमारे पास में गवर्नमेंट का इनिशिएटेड एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है शोध सिंधु, जो क्या करता है, इस तरीके की चीज को ही सुधारने के काम में आता है। रिसर्च एथिक्स को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए रिसर्च प्रोसेस के अंदर शोध शुद्धि को हम लाए हैं। अब देखिए, नोटिस करिएगा, प्लैगरिज्म आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आपके एग्जाम में इतना पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, अगर आप एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू समझो कि क्वेश्चन बनाते समय वो क्या सोच रहा है, तो ये बच्चे वो बच्चे जो आगे जाके रिसर्च करेंगे, और हमारे देश के अंदर अब जो रिसर्च की क्वालिटी है इसको इंप्रूव करने के लिए, प्लैगरिज्म को और ज्यादा कम करने के लिए, रिसर्च एथिक्स और डिजिटल एजुकेशन बच्चों में इम्बाइब करने के लिए, PhD से पहले
प्री पीएचडी नाम की चीज होती है, और आपका जो कोर्स वर्क है उसके अंदर भी, यानी प्री पीएचडी और कोर्स वर्क के दौरान आप सभी बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, रिसर्च एथिक्स पढ़ाई जाती है। आपको सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया जाता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स आप अपनी रिसर्च प्रोसेस में यूज कर सकते हो, प्लैगरिज्म कैसे चेक किया जा सकता है, अवॉइड कैसे किया जाता है, इवन सेल्फ प्लैगरिज्म, ऑटो प्लैगरिज्म जैसी चीजों को भी कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो वहीं पर प्री पीएचडी वाला कॉन्सेप्ट सोचो कितना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है आजकल। तो वही चीज को लेकर इन्होंने काम किया है। जो आपका उरकुंड है, इस पर सवाल एग्जामिनेशन में कई बार बन चुका है। ये जो है यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन अक्रॉस आपकी जो कंट्री है, इन्होंने इसे बनाया है। और ये क्या है, प्लैगरिज्म को डिटेक्ट करने का आप लोगों का एक सॉफ्टवेयर है। पहले मैंने स्पेलिंग सही लिखी थी प्लैगरिज्म की, किसी ने बताया नहीं मुझे। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस में, जब आपका पहली बार जो दिमाग में आ जाए ना वही साइन करके आ जाओ भाई। मैंने सही लिखी थी प्लैगरिज्म की स्पेलिंग, ठीक है। तो प्लैगरिज्म जो है वो आप लोगों का चेक या डिटेक्ट करने का एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है उरकुंड, ठीक है। 2019 के अंदर सितंबर 21 में इसको इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। और टर्निटिन जो है वो आप लोगों का इसके अंदर इंक्लूड होता है, ये भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है, सही है। अक्टूबर 2023 के अंदर जो अभी गया है आपका इनफ्लिपनेट जो है, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये जो है अब आपको क्या करता है, और भी ज्यादा ड्रिल बिट एक्सट्रीम आपके प्लैगरिज्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करता है, जो आपकी हायर एजुकेशन कमिटी है ना उसके लिए, ठीक है। सेम इसी इनिशिएटिव में, ये आपका करंट अफेयर हो गया, ठीक है जी। ये क्या है, आपका करंट अफेयर हो गया, इसको याद रखेंगे। अभी अभी हुआ है, रिसेंट में हुआ है, तो देखो यहाँ से सवाल बनना जरूरी है। ये जो ट्रायल फेज है सॉफ्टवेयर का, इसको अक्टूबर के अंदर किया था, और फुल फ्लेज सर्विस जो है वो 1 नवंबर से आपकी शुरू कर दी गई है। क्या नाम है, ड्रिल बिट एक्सट्रीम प्लैगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, ठीक है।